गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 344 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 344 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। एशियाई हाथी निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। नेपाल, भारत, भूटान या म्यांमार। एशियाई हाथी, एशियाटिक एलिफेंट। देखिए, एशियाटिक एलिफेंट सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं, तो भारत तो सबसे पहले टिक करिए। नेपाल में भी हैं। एक और दो हो गया नहीं, क्योंकि भूटान में भी हैं। 1 2 3 नहीं है तो म्यांमार भी हो गया। तो 1 2 3 4 सभी में पाए जाते हैं। तो देखिए, भारत जो है ना, भारत वो एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी वाला प्राकृतिक आवास है। ठीक है, यह जो है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार में भी पाए जाते हैं। कौन? एशियाई हाथी। अब देखिए, भारत सरकार ने जो है भारतीय हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया है और भारतीय हाथी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध करके उसको कानूनी संरक्षण प्रदान किया जा चुका है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, वुल्नरेबल प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति। यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, विलुप्त नहीं हुई है अभी। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में और साइट्स के परिशिष्ट वन तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की रेड लिस्ट में ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं भीमराव अंबेडकर से संबंधित है, बताइए। कौन सी पत्रिकाएं हैं जो BR अंबेडकर से संबंध रखती हैं? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मूक नायक है, BR अंबेडकर से रिलेटेड। बहिष्कृत भारत भी है, ठीक है, समता भी है, जनता भी है। देखिए, कई इंपॉर्टेंट पत्रिकाओं का प्रकाशन किया इन्होंने, कई संगठन बनाए, ठीक है, कई पुस्तकें लिखी। 1 2 3 4 सभी है फिलहाल। तो डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित पत्रिकाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहिष्कृत भारत बहुत पूछी जाती है, 1927 में, ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ। मूक नायक का 1920 में हुआ, समता का 1929 में और जनता का 1930 में। अगर कालानुक्रम से जाने आ जाए तो मूक नायक सबसे पहले 1920 में, फिर बहिष्कृत भारत 1927, उसके बाद समता, उसके बाद जनता। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी 1936 में? ज्योतिबा फूले ने नहीं की थी, गांधी जी ने नहीं, सरदार भगत सिंह ने नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। तो भीमराव अंबेडकर के संगठन जैसे कि बहिष्कृत हितकरणी सभा 1923 में गठित हुआ, स्वतंत्र लेबर पार्टी या इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, दोनों तरफ से। ये इंग्लिश देवनागरी में लिखा है, वो हिंदी में लिखा है। 1936 में एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए, पूछते हैं डेट के साथ। और अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना भी भीमराव अंबेडकर ने की थी 1942 में, 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से आनुवांशिक रोग हैं? हीमोफीलिया, वर्णांता और हंटिंगटन रोग। हंटिंगटन रोग। देखिए, हीमोफीलिया वर्णांतता का तो आपने नाम से पहले भी सुना होगा। क्या हंटिंगटन रोग भी आनुवांशिक रोग है? आनुवांशिक मतलब जेनेटिक डिसीज़ या हेरिडिटरी। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों आनुवांशिक रोग हैं। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। हीमोफीलिया तो आपको पता ही होगा, इसमें जो है कट फट जाता है तो रुधिर जो है थक्का नहीं बना पाता, मतलब क्लॉटिंग नहीं बनती और रुधिर बहता रहता है। और वर्णांतता में इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू में जो है
अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता रोगी रंगों में। तो दोनों ऊपर के हैं, बाकी देख लेते हैं हम हंटिंगटन को। देखिए, हंटिंगटन जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक आनुवंशिक विकार है। इस रोग के कारण शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है तथा संज्ञानात्मक क्षमता में जो है गिरावट आती है। इसके अलावा ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, स्मृति का विलोप, मूड स्विंग करना, व्यक्तित्व में बदलाव आदि ये सारे लक्षण जो है देखे गए हैं। अब देखिए, इस रोग का इलाज जो है वो मौजूद ही नहीं है, लेकिन ड्रग्स, फिजियोथेरेपी और टॉक थेरेपी कुछ लक्षणों को प्रबंधित करने में जो है मदद कर सकते हैं। हंटिंगटन एक आनुवंशिक विकार है, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। तिरुर सुपारी को भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ की है ये तिरुर सुपारी? तिरुर बटीला सुपारी, यह है केरल की। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो तिरुर बटीला एक प्रकार की सुपारी है जो केरल के मलप्पुरम जिले के तिरुर और आसपास के इलाकों में जो है उगाई जाती है। इसकी ताज़ा पत्तियों में कुल क्लोरोफिल और प्रोटीन की इसकी उच्च सामग्री के कारण जो है यह अद्वितीय है। भारत कब जैविक हथियार अभिसमय का सदस्य बना था? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का मेंबर कब बना था इंडिया? तभी बना था जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था भारत में, यानी 1973 में, 1973 में। तो देखिए, जैविक हथियार सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ है? जैविक हथियार के निर्माण और प्रयोग पर रोक लगाने के लिए वर्ष 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत कई देशों ने जैविक हथियारों के नियंत्रण के लिए वार्ता शुरू की थी। उसके कई सालों के बाद 1972 में जैविक हथियार अभिसमय यानी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की स्थापना हुई 1972 में, और भारत जो है अगले ही वर्ष 1973 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का जो है सदस्य बन गया, और वर्ष 1974 में इसकी पुष्टि कर दी गई। 26 मार्च 1975 में 22 देश इसमें आकर जो है और जुड़े, और वर्तमान में 183 देश इसके सदस्य हैं जैविक हथियार अभिसमय के। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैरेबियन सागर आर्कटिक महासागर का एक भाग है जो मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में है। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है। बताइए। देखिए, कैरेबियन सागर आर्कटिक महासागर का भाग नहीं है, ठीक है, अटलांटिक महासागर का भाग है जो मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में है। तो इतना तो करेक्ट है, इतना इनकरेक्ट है, इसकी वजह से पूरे जाएगा ये। और यहाँ की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है, ये भी गलत है। आर्कटिक में होता तो हो सकती थी शीतोष्ण या शीत, फिलहाल दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो कैरेबियन सागर जो है अटलांटिक महासागर का एक भाग है जो मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में है। इसका निर्माण मूंगा और चूना पत्थर से हुआ है, और यहाँ की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। यक्षगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यक्षगान मुख्य रूप से केरल राज्य में प्रचलित एक लोक नाट्य परंपरा है। यह भक्ति आंदोलन से प्रभावित है। बताइए कौन सा सही है। इंपॉर्टेंट है यक्षगान, यूपीएससी भी कई बार प्रश्न कर चुके हैं इसके ऊपर। यक्षगान केरल का नहीं है, कर्नाटक का है, ठीक है, तो पहला ही एलिमिनेट हो जाएगा। भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, दूसरा वाला करेक्ट है, केवल पहला वाला इनकरेक्ट है। तो यक्षगान जो है कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में किया जाने वाला, ठीक है, प्रसिद्ध लोक नाट्य है, तो पहला गलत। यक्ष का शाब्दिक अर्थ है यक्ष के गीत। कर्नाटक में यक्षगान की परंपरा लगभग 800 साल पुरानी मानी जाती है। इसमें संगीत की जो है अपनी शैली होती है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली दोनों से अलग है। यक्षगान भक्ति आंदोलन से काफ़ी प्रभावित है। देवचा पंचमी कोयला ब्लॉक भारत के किस राज्य में स्थित है? देवचा पंचमी कोयला ब्लॉक भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो देखिए, वीरभूमि कोयला क्षेत्र का देवचा पंचमी कोयला ब्लॉक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला ब्लॉक है जो भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। कोयला भंडार, ठीक है, कोयला भंडारण की क्षमता के कारण यह एशिया का सबसे बड़ा कोयला ब्लॉक है। यह पश्चिम बंगाल की सबसे नई कोयला खदान है, ठीक है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला ब्लॉक है और एशिया का सबसे बड़ा भारत के पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है? वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है?
हिमाचल प्रदेश में नहीं है, असम में नहीं है, गोवा में नहीं है, केरल में है। ठीक है, तो देखिए साल 2020 में जो है भारतीय नौसेना द्वारा कोची स्थित वेलिंगटन द्वीप पर फिट इंडिया और गो ग्रीन नामक 2 पहलों का आयोजन किया गया था। और वेलिंगटन द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित द्वीप है। यह द्वीप केरल में अवस्थित वेम्बनाड झील का एक हिस्सा है। और वेलिंगटन द्वीप जो है कोची बंदरगाह के साथ साथ भारतीय नौसेना की कोची नौसेना बेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। एक तरफ है राज्य और सामने है उसके जनजाति। अंडमान द्वीप समूह, ओडिशा, केरल। अंडमान के सामने सोमपेन लिखा है, ओडिशा के सामने बोंडो और केरल के सामने लिखा है, क्या लिखा है? चोलानेक्कन। बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित है? चोलानेक्कन बिल्कुल केरल की एक जनजाति है, ठीक है, और बोंडो ओडिशा की जनजाति है। सोमपेन हो गई, जारवा हो गई, ये अंडमान निकोबार की। तो सारे के सारे सही सुमेलित हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए सबसे अधिक संवेदनशील समूहों के रूप में अंडमान द्वीप समूह के सोमपेन जनजाति, सेंटिलीज जनजाति, जारवा जनजाति, ओडिशा की बोंडो जनजाति, केरल की चोलानेक्कन जनजाति और छत्तीसगढ़ की अभूजमाणिया जनजाति, ये जो हैं जानी जाती हैं, इनको याद रखिएगा। संवेदनशील जनजातियां हैं ये। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। येलो रस्ट एक कवक जनित रोग है जो प्रभावित करता है, मतलब पीला रतुआ। यूपीपीसीएस में एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है। 3 से 4 प्रश्न इस तरह के बनते हैं। फसलों में होने वाले रोग, ठीक है, या खरपतवार नाशी से पूछ लेते हैं कुछ सवाल। तो गेहूं की फसलों को प्रभावित करता है ये, बी। तो पीला रतुआ अथवा येलो रस्ट जो है एक कवक रोग है जो गेहूं की पत्तियों को पीला कर देता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है। और यह रोग जो है वो माग्ना पोर्थ ओराइजे कवक, ठीक है, माग्ना पोर्थ ओराइजे फंगस के कारण होता है। और इसे वर्ष 1985 में ब्राज़ील में खोजा गया था। ठीक है, ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये पूछ लिया गया तो कुछ ज़्यादा डीप हो जाएगा। ऐसे सवाल पीएमटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस में नहीं। देखिए याद रखिए बस आप। देखिए यह जो कवक है वो गेहूं की पत्तियों को प्रभावित करता है। हाँ, इनके क्लोरोफिल को खाता है, ठीक है, जिससे पौधों की वृद्धि जो है प्रभावित होती है। और माना जाता है कि इससे फसल उत्पादन में 20% की गिरावट आती है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वर्तमान में कौन देश में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में? बताइए। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उसके बाद मध्य प्रदेश, चौथे पर है हरियाणा। तो देखिए उत्तर प्रदेश भारत का जो है सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और 5वें पर है राजस्थान। अब बात करें हम गेहूं की, तो गेहूं एक रबी की फसल है, ठीक है, यानी सर्दियों में बोई जाती होगी। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और इसकी कटाई कब होती है? अप्रैल के बाद, ठीक है, ये जो महीना है इसके बाद शुरू हो जाएगी। चीन जो है विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है और चीन के बाद भारत दूसरा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, करंट अफेयर्स का है। कौन सा रेलवे जोन देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? बताइए। पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये है पश्चिम मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर 1, पूरी तरह से विद्युतीकृत। तो देखिए राजस्थान राज्य में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड जो है, यानी श्रीनगर से लेकर जलचंद्री, ठीक है, राजस्थान राज्य में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड जो है वो बन गया है पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे, ठीक है, क्योंकि इसका कर लिया गया है निरीक्षण और इसको कमिश्निंग भी कर दिया गया है। और भारतीय रेलवे का पहला है ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन,
जो पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है। ठीक है, यहाँ पर डीजल इंजन जो है नहीं चलेगा, अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, पश्चिम मध्य रेलवे जो है देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है और इस जोन के अंतर्गत आने वाली 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन विद्युतीकृत हो चुकी है। तो इलेक्ट्रिसिटी से चलाओ और वायु प्रदूषण को बचाओ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, पश्चिम मध्य रेलवे जोन। तो ये 15 प्रश्न थे इस टेस्ट में, इनकी प्रैक्टिस आप एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।